नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैडम आपको होस्ट बना दिया है मोनिका जी और मैडम अंजना मैडम। सभी को प्रणाम सर। नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार प्रणाम जी सर। मैडम आप शेयर कर रही हैं, करिए जी। कौन सा सूत्र पढ़ना है बता दीजिएगा। गुड़शुंडी नस्य से शुरू करें ना अंजना मैम? गुड़शुंडी हाँ 47 पढ़ी। हाँ ये गुड़ तो हाँ तुल्यम गुणम नागरम से शुरू करा जाए। मैं जरा इसको जूम करता हूँ। ठीक है, ये 47वां सूत्र पढ़ना है जी सर। तुल्यम गुणम से करना है सर। तुल्यम गुणम। अच्छा ठीक है। तुल्यम गुणम नागरम च भक्षयेन्नावयेत वा। यहाँ पे आई थिंक दैट इसका हिंदी सूत्र इसमें आया नहीं है। ये इसका हिंदी कहीं टीका हो तो पढ़ दीजिए सर। उसमें सिंपल सा लिखा है कि गुड़ और शुंठी के चूर्ण को सम भाग में मिलाकर रख ले। इसका प्रयोग खाने तथा सूंघने के रूप में करने से हिक्का और श्वास रोग में लाभ होता है जी। धन्यवाद मैडम। मैम स्क्रीन विजिबल है? नहीं हाँ, अभी स्टार्ट हो रही है। नेट प्रॉब्लम लग रहा है क्या? मनिका मैं ट्राई करती हूँ। अभी देखिए मैम। हाँ मैम आ नहीं रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है मैम एक्चुअली कुछ तो नेटवर्क का इशू है, मेरा लीव भी हो गया था। आ गया मैम। हाँ जी ठीक। हाँ आ गया, पढ़िए सर।
मैम टीका पढ़िए। हाँ टीका से पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए वंदना मैम, आप ही स्टार्ट कर दीजिए। तुल्या सगुण चुंडी च भक्षेत नस्य वा ददात। ये सर्वांग सुंदर की है, जी वही है, इसका भी मतलब वही हुआ। जी गुड़ और सौंठ के साथ, गुड़ और सौंठ को समभाग में लेकर और उसका प्रयोग खाने तथा सूंघने के रूप में जी टीका में श्वास रोग में लाभ होता है। तो चूर्ण का नस्य लेना है, मतलब सूंघ के। जी जी। इसके बाद ये पढ़ देती हूँ। अत नस्यानि तत्र गुड़ नागर नस्य माह तुल्य गुड़मिति नावयेत नासायाम निषेचेत भक्ष्यमपि श्वासन श्वासन्नम। जी। इसका हिंदी आपके पास है? जी उसके बाद हाँ 47 है वाला, ना? हाँ 47 पढ़ लीजिए, फिर हिंदी पढ़ा जाए। ठीक है। इसमें वही अथ्य नस्यानी आप समझ ही लेंगे, या तो नस्य भी लिया जा सकता है। तत्र गुड़ नागर, गुड़ और नागर की हम बात ही कर रहे हैं, शुंठी की और गुड़ की हम बातें कर रहे हैं। नस्य माह तुल्यम गुणमिति, दोनों की मात्रा जो है तुल्य होना चाहिए, और ये गुड़ और शुंठी जो है वो नस्य के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। नावियत नासायम निषेचियत, नावियत का मतलब ही हुआ कि नासा में जिसका निषेचन करें, या नासा में जिसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें। भक्षण, भक्षण अपि श्वासघ्नम, अगर इसका हम भक्षण करेंगे वो भी श्वास का नाश करेगा। जी जी। और इसका जो गुड़ है ये पुराण होना चाहिए ना मैम, क्योंकि चूर्ण तो जब ही बन सकता है जब पुराना होगा एकदम। जी जी। वैसे भी गुड़ उसमें अलग से टीकाकार ने लिखा नहीं है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि गुड़ और शुंठी का संभाग में मिलाकर रख लें तो नेचुरल सी बात है कि उन्होंने रखने का मतलब है कि वो नया नहीं बोला है कि तुरंत का गुड़ ने रखना है और रख के उसको फिर यूज करना है। जी जी। ये 47 का श्लोक कोई पढ़ेगा मैम क्या? प्रणाम मैम। इसको जो नस है इसका लेना है वो पाउडर फॉर्म में लेना है या लिक्विड फॉर्म में लेना है, जो नावित नस? एक्चुअली मैम जनरली ऐसे पेशेंट को जो है ना, अगर प्रैक्टिकली हम आपको बताएं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे शुंठी को और गुड़ को सब मात्रा में मिला लेते हैं और हल्का सा गर्म भी करते हैं ना कढ़ाई में, तो उसको उसके बाद उसका जो लेहर टाइप का बन जाता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी देने में वो सच में खांसी में, जुकाम में, हिक्का में सब में बहुत आराम करता है। तो मुझे यही लगता है कि इन्होंने जो लिखा है इसको, इसका जो है अगर हम थोड़ा लिक्विफाइड फॉर्म में होगा क्योंकि हाँ ऐसे तो लेना बहुत मुश्किल जी है इस। जी मैम। जी और थैंक ये यू। अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब बहुत ज्यादा अतिशय हो जाता है और लगता है कि जल्दी नहीं जा रहा है, या कुछ ज्यादा जैसे कहते हैं ना श्वास लगती है या खांसी ज्यादा आती है, तो घर में भी दादी माँ लोग भी पहले भी और अभी भी हम लोग काश और इसको दोनों को गुड़ और इसको मिला के हल्का सा कढ़ाई में रख देते हैं, और जब वो सुखोष हो जाता है तो उसको हम लोग सेवन करते हैं। उसी रूप में ये बता रहे हो। प्रदमन तो चूर्ण का होगा, तो खाने में तो हम वैसे भी यूज कर सकते हैं, हाँ बट जैसे चूर्ण के रूप में तो फिर जो गुड़ की शक्कर आती है वो और नागर दोनों को संभाग मिला के चूर्ण रूप में अलग रख सकते हैं, और जो खाने का है वो तो हम लोग ले के हाँ फॉर्म में कर सकते हैं, हाँ। या भी छोटी छोटी गोलियां उसमें हम लोग बना के रखते हैं मैम घर में, हर मैम जो में नस्य लगा है के। वो नस्य ले फॉर्म में या चूर्ण फॉर्म में, वो सर नहीं देखिए समझ मैडम, में। आप एक बात इसमें आप पढ़िए, इन्होंने लिखा है कि इसमें इसका प्रयोग खाने तथा सूंघने के रूप में करने से, है ना। ठीक यहाँ पे एक जो वक्तव्य आया, मतलब जो हमने इनकी त्रिपाठी सर की बुक है, ब्रह्मानंद त्रिपाठी सर की बुक है, उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है भक्ष्येन नावियत। तो नावियत का मतलब यहाँ पे यही बता रहे हैं, नासाए निषेचिए, मतलब ये है कि आप नासा के उसको पास ला सकते हैं या फिर नासा में डाल सकते हैं। यहाँ उन्होंने ये नहीं बताया है, तो नस्य भी कई प्रकार का बताया गया है ना। तो जो प्रद्युम्न नस्य की बात मैडम कर रही है, या केवल नासा के पास ले जाना या नासा में सूंघना, सूंघने के लिए इन्होंने ब्रह्मन त्रिपाठी जी ने बताया। तो अंजना बिल्कुल मैम। ऐसा। प्रणाम जी अंजना सर। मैम। हाँ प्रणाम। मैम बताइए। जी हमारे साथ अंजना, अपना नस्य करते हैं, अंजना इसमें मैम। क्या करते हैं अच्छा कि वो पहले लोग। वो बोल रहे हैं, आशा मैम। जी आशा सॉरी मैम सर। बोलिए, आवाज थोड़ा आप पास आइए थोड़ा माइक के। हाँ हाँ मैं मुझे को होस्ट बना दीजिए तो मैं म्यूट करती रहूं बीच बीच में। हाँ मैम, हाँ करती हूँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट एनीबॉडी। एक्चुअली क्या होता बताइए। है हमारे यहाँ है ना, गुड़ शुंठी का नस्य देते हैं, तो उसमें शुंठी को थोड़ा सा पानी के अंदर भिगो के, गुनगुना पानी लेके उसे लिक्विफाइड करके छान लेते हैं, फिर जो पुराना वाला गुड़ रहता है ना वो भी उसी के साथ जी
मतलब गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर इसको छान के ले लेते हैं और उसी का गुड़ सूंठी नुस्खे के रूप में प्रयोग करते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। जो जीर्ण प्रतिशाय है, इवन पीसीओडी वगैरह में भी जिसमें अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है ना, इसमें गुड़ सूंठी नुस्खे का काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैम कितने कितने ड्रॉप्स लेना पड़ता है और कितने दिन तक हम दे सकते हैं इसमें? ये तीक्ष्ण नस्य में आ जाएगा ना? जी मैडम, ये तीक्ष्ण नस्य में आएगा, इसलिए आपको पेशेंट की प्रकृति, रोग बल, आमावस्था ये सब देख के करना है। मैं तो देती हूँ 5-6 ड्रॉप पहले शुरू में देती हूँ। अगर पेशेंट अच्छा है, पहले गोघृत से उसका लेपन करके फिर बाद में थोड़ा सा गुड़ सूंठी 5-5 ड्रॉप दोनों बस नासिका में देती हूँ। ठीक है। और इसके बाद कोई वो धूमपान या कवल गड्डूश की भी जरूरत नहीं पड़ती तीक्ष्ण के बाद? जी नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं और मतलब तीक्ष्ण है, किसी से अगर उद्वेग वगैरह हो रहे हैं, तो आप सादे पानी का जो हम नास कहते हैं ना, नॉर्मल स्टीम, वो दे सकते हैं। ना भी दे तो भी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता। सादे पानी का क्या दे दे? स्टीम। ओके ठीक है, थैंक यू। इनकेस अगर कहीं पे अटक भी गया है तो वो निकल जाता है और पेशेंट को बोल दे आपकी थोड़ा सा गंडूश या कवल कर। अंजना मैम, जी सर। चरण स्पर्श। खुश रहिए सर। वंदना मैम को भी चरण स्पर्श। मैं बताना चाह रहा था कि मैं जनरली शुंठी का बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ। हमारे पास कोई सरदर्द का केस आता है तो मैं तुरंत उसको प्रथमन नस्य पाउडर फॉर्म में ही शुंठी को डायरेक्ट नाक में पिसवा के डलवा देता हूँ। या तो शुंठी डलवाता हूँ या लघुसू शेखर रस पिसवा के डलवा देता हूँ और उसको इंस्टेंट रिलीफ हो जाया करता है सरदर्द के केसेस में। और ये होता क्यों है इसका भी मैं थोड़ा बताता हूँ कि जो हमारे साइनसेस हैं उनकी सबकी जो ओपनिंग होती है, एक साइनस की ओपनिंग उसका मिएटस होता है इंफीरियर वेस्टिब्यूल के नीचे, नाक में इंफीरियर कॉन्का के नीचे। बाकी 3 से 4 साइनसेस की ओपनिंग होती है मीडियल वेस्टिब्यूल के नीचे और सुपीरियर कॉन्का के नीचे भी 1-2 की ओपनिंग होती है। तो शुंठी को डालने से जो विरेचन होता है नाक से, नासा विरेचन जो होता है, तो वो सारे साइनसेस के ड्रेनेज को ओपन कर दिया करता है, जिससे ब्रेन का प्रेशर रिलीव हो जाता है। साथ ही साथ ब्रेन का जो रिलेशन होता है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के माध्यम से भी नाक से होता है, तो वहाँ के सारे ड्रेनेजेस रिलीव हो जाया करते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि कई बार हेड इंजरी के केस में CSF का रिसाव जो होता है वो नाक के माध्यम से होने लगता है, तो वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट टूट जाती है, तब ऐसा होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नाक का जो संबंध है हमारे कान से तो है ही है, यूस्टेकियन ट्यूब के माध्यम से मिडिल ईयर। अच्छा, इसके अलावा माउथ से तो है ही डायरेक्ट। इसके अलावा सारे के सारे साइनसेस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा जो आंख की नेजोलैक्राइमल डक्ट है वो भी नाक में ओपन हो रही होती है। तो कई सारे ड्रेनेजेस जो हैं जब वो खुल जाते हैं तो ब्रेन का प्रेशर रिलीव हो जाता है। यहाँ पे गुड़ और शुंठी का नस्य क्यों दिया गया होगा कि गुड़ जो होती है वो सारे कफ को एक साथ मथ के एक जगह पे इकट्ठा करती है और शुंठी विरेचन कर देता है उसका। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से हम सारा का सारा कफ जो है वो कफ का विरेचन करवा देते हैं। तो ये पूरा खांसी को या कफ को पूरा निकालने का काम कर दिया करता है। एक और कॉम्बिनेशन मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें हल्दी, शुंठी और इस तरीके की दूध वगैरह के साथ मिक्स करके एक थिक विस्कस पेस्ट बना के उसको नाक में डालने से या नासा अर्श पे लगाने से नासा अर्श भी चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा था मैम। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। ओके मैम, अच्छा बताया। प्रणाम मैम। एक्चुअली सर मेरे हिसाब से ना जो भी नस्य क्रिया इसीलिए की ही जाती है, जब प्रैक्टिकली आप देखिए तो जो पेशेंट हमारे पास ब्रीथलेसनेस का आता है या श्वास का आता है, उसको अगर आप कुछ देते भी हैं, समटाइम्स उसको कुछ भी मेडिसिन देते हैं तो वो बहुत ज्यादा इजी वे में नहीं ले पाता, या तो अभ्यंग लेपन या फिर नस्य, या फिर हम उस तरह से जो सूंघने वाला जो है नावन नस्य वगैरह, इसको ही हम लोग ज्यादा स्टार्टिंग में कर पाते हैं। जब पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स होता है तब फिर हम उसको कुछ खाने की मेडिसिन दे पाते हैं। और शास्त्रों में भी ना बहुत अच्छी अच्छी बातें इस बारे में अब आगे भी बताएंगे।
तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर उसको धीरे धीरे से डिस्कस करते हैं। जी मैम। आरती मैडम का एक क्वेश्चन है कि प्रदमन नस्य जो है वो किस तरीके से दिया जाता है, तो क्या मतलब उसमें लिखा है कि पेपर में रोल करके एयर से ब्लो करके देते हैं, किस तरीके से देते हैं, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। तो सर इसको तो आप ये तो मैं आपने भी जैसे कई बार डिस्कस किया है, बताइए जी सर, आप जी बताइए। मैं जो देता हूँ मैम, वो क्या करता हूँ कि जो पेपर होता है ना, उसको एक तरीके का, जैसे हम लोग बाहर कभी भेलपुरी चना वगैरह जोर खाते गरम। हैं, हाँ भेलपुरी या चना वगैरह लेते हैं, तो वो लोग पेपर को रोल करके उसको पिन पॉइंट करके दे देते हैं, मतलब एक कोन शेप, नीचे का हिस्सा जो होता है वो एकदम बंद और ऊपर का खुला हुआ। तो हमने यहाँ पे जो नीचे का हिस्सा एकदम बंद होता है, इस तरीके से रोल करना है कि वो भी थोड़ा सा ओपन रहे। बड़े वाले हिस्से से हम लोग मेडिसिन डालते हैं, नीचे वाले हिस्से को जो होता है वो नाक में डाल के उसका सर जो होता है वो ऊपर की तरफ टिल्ट करके उठा के, कि ऐसी कोशिश करते हैं कि इसकी नाक में ज्यादा अंदर तक मेडिसिन चली जाए। तो उस तरीके से हम डाल देते हैं, और वो धीरे धीरे करके उसकी आंख से आंसू वगैरह थोड़ा बहुत आते हैं। आंसू आने का मतलब है कि हमारे इसका विरेचन हो रहा है और सारे के सारे डैमेजेस, ऐसा समझना चाहिए। तो तुरंत इंस्टेंट रिलीफ दे देता है ये। और जनरली मैंने कई बार देखा कि किसी पेशेंट में नेजल हेयर्स की वजह से मेडिसिन अंदर तक नहीं जा पाती है, तो उस हिसाब से थोड़ा ये जो कागज का हमने बनाया है उसको थोड़ा और अंदर तक कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं कि इसी तरीके से हम लोग करें। जो हमारी स्ट्रा आती है, वो जिससे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो नाक में अंदर तक जा सके, तो उसको इस्तेमाल करके स्ट्रा में एक तरफ मेडिसिन डाल के, या जो पेन हमारे होते हैं बाल पॉइंट पेन, उनकी रिफिल वगैरह निकाल के उसमें मेडिसिन डाल के, उसके भी माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। या किसी के पास अगर जो और इस तरीके की युक्तियां हैं, तो वो दिमाग लगा के सोच सकता है या डिस्कस भी कर सकता है। जी आपने ऑलमोस्ट सब बता दिया, और कुछ भी अगर नहीं है तो मुचटी में लेके नाक नॉस्ट्रिल के पास लेके जोर से सूंघ कर भी हाँ कर सकते हैं। जी 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 हाँ। और उसमें जैसे अभी आरती मैम कह रही थी कि इसमें बाद में कुछ करने का रहता है, तो बाद में धूम्रपान वगैरह दिलवा भी सकते हैं, ऐसी कोई नीड तो पड़ती नहीं है। थोड़ी देर में उसका पेन वगैरह सबसाइड कर जाता है, सब कुछ ठीक ही हो जाता है। या सर इसमें थैंक ज्यादा यू से वेरी ज्यादा क्या कर सकते हैं कि थोड़ा घी डाल सकते हैं बाद में, जलन गाय वगैरह का। हो रही हो, जैसे थैंक नागर का लिया, मतलब उसका लिया, काली मिर्च का या जी बच्चा का, तो उसके बाद कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो घृत को जो है हल्का सा, हालांकि वो दिया ही इसलिए जाता है तीक्ष्णस, तो ये कार्य जी हो जाता है। उसके बाद पोस्ट नस से अगर कोई दिक्कत है, उसके हिसाब से हम लोग युक्ति पूर्वक आगे का विधान हाँ, करते हैं। गाय का देसी घी डाल सकते हैं। इसी तरीके से जो कामिनी मैम बताया करती थी, अंजना मैम भी जैसे बताती हैं कि अदरक का नस्य, वो एमिनोरिया जिसको मेंसेस नहीं हो रहे हैं, उसमें अदरक का नस्य। कामिनी मैम बताया करती थी कि त्रिकटू का प्रथमन नस्य, त्रिकटू या काली मिर्च का प्रथमन नस्य, ये एमिनोरिया के केसेस में देने से बहुत अच्छा रिजल्ट एमिनोरिया में मिल जाया करता है। जी थैंक यू। और ऐसे ही विडंग का प्रथमन नस्य, विडंग का प्रथमन नस्य जो इस एरिया में कीड़े होते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत मस्तिष्क में, जैसे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस या नाक के और भी कीड़े कई बार हो जाया करते हैं, तो उनको निकालने के लिए विडंग का प्रथमन नस्य वो दे सकते हैं। सर ये मतलब नॉर्मली हम जो नसें प्लान आउट करते हैं वो 7 to 70 जो जैसे शास्त्रोक्त है, तो ये इसको छोटी उम्र में भी दे सकते हैं ना, जैसे कोई बच्चे हैं तो अंडर 5 उनको भी ये थोड़ा सा दे सकते हैं, हल्का सा है बिल्कुल। ये बल देख के मैम, बल देख के, जैसे हमारा शास्त्रों में लिखा है ना 7 to 70, तो हाँ वो जी हाँ जी। सेफ साइड में रह के वो लिख के चले गए कि भाई कोई अगर जो अपने दिमाग ना लगाए और केवल हमारी किताब को ही एक आधार बनाए, तो उन्होंने सेफ साइड में रह के ये लिख दिया।
अब हम लोग अपना बल लगा के वो युक्ति लगा के दिमाग लगा के, कई बार क्या होता है कि 7 साल का बच्चा है, बला बल बहुत कम है, तो शायद उसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है, या 70 साल का पुरुष है वो हेल्दी है तो दे सकते हैं, और अगर जो वो क्या कहते हैं ज्यादा उसका बलाबल क्षीण है तो वो शायद 60 साल में ही या 50 साल में ही देने लायक ना हो। तो इसमें युक्ति पूर्वक विचार लगा के हम लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। यस सर, बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम। बच्चों में जो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स हैं वो लोग जो हैं डालते हैं सलाइन की ड्रॉप्स डालते हैं, तो ले ही लेते हैं, और हम लोग तो छोटे छोटे बच्चों की करने के बाद थोड़ा थोड़ा हाँ जी मैम, वो 6 मंथ्स पे शुरू कर देते हैं। आइसोटोनिक जी। नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन आता है, वो कहते हैं कितना भी डालो इसको। हाँ नहीं, और हम लोग भी मसाज के बाद, बेबीज की मसाज के बाद थोड़ा सा नाक के नॉस्ट्रल्स में हल्का हल्का सा ऑयल लगाते हैं मैडम, वो भी नस्य ही है तो दे एक सकते मैंने हैं। जापान और कोरिया का एक रिसर्च पेपर देखा था, उसमें ना ऐसे ही था, उन्होंने जैसे ये नॉर्मल सेलाइन मतलब बच्चे के नाक में डाल के वो नाक से नेजल सिक्रीशंस भी करवाते हैं, मुंह से भी सिक्रीशंस करवाते हैं, उससे तुरंत बच्चे मतलब उनका जो कफ है वो विलयन होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि जो सेलाइन है वो भी स्त्रोतोशोधक का ही काम करता है, तो वो भी एक तरह हल्का, बहुत हल्का सा एक तीक्ष्ण रस्ते का ही शायद काम करेगा इनमें। जी जी अच्छा, इसके बाद जो हमारी नाक की ड्राइनेस है उसको हम आंख से जरूर कोरिलेट कर लें। जैसे जो हमारा नेजोलैक्राइमल डक्ट जो आंख में उसकी ओपनिंग होती है, और एक तरफ आंख में एक तरफ नाक में, तो नेजोलैक्राइमल डक्ट जो होती है वो क्या करती है कि आंख के अंदर आंसू 24 घंटा बनता है, और वो आंसू जो होता है वो आंख क्या करती है नेजोलैक्राइमल डक्ट के माध्यम से नाक के अंदर ड्रेन करती रहती है। तो कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि वो डक्ट ब्लॉक हो जाती है। वो डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे कि आंख से पानी टपकता रहेगा और नाक उधर की ड्राई रहेगी। तो ये चीज हम लोग देख लें कि क्या जिस तरफ की नाक ड्राई है उस तरफ की आंख से पानी तो नहीं आ रहा है। यदि ये स्थिति बनती है तो ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनती है कि ब्लॉकेज ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट। अगर नेजोलैक्राइमल डक्ट का ब्लॉकेज है तो उसको इंस्टेंटली हम लोग मैनुअली ब्लॉकेज ओपन करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? लिटिल फिंगर से आंख का जो एरिया नाक की तरफ है उधर की तरफ नेजोलैक्राइमल डक्ट का जो पंक्टम होता है उस पे लिटिल फिंगर से हल्का पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करें, रिलीज करें, है ना। इस तरीके से प्रेशर रिलीज इस तरीके के मूवमेंट से कई बार हल्का फुल्का जो ब्लॉकेज होता है वो एपिफोरा कहते हैं। नॉर्मली बच्चे का 6 मंथ के बाद मतलब ऐसा होना चाहिए, बट कुछ बच्चों में क्या रहता है कि आंख में आंसू भरा रहता है, उसको एपिफोरा कहते हैं उस कंडीशन को। उसमें डॉक्टर्स भी यही एक्सरसाइज बताते हैं कि नेजोलैक्राइमल डक्ट को स्लाइट मसाज करके नीचे से ऊपर की तरफ हल्का मसाज करिए, और उससे वो खुल भी जाता है। खुल भी जाता है, और कई बार जब नहीं खुलता है तो वहां पे सिरिंजिंग करते हैं, सिरिंज से पानी वगैरह उसमें लेके उस पंक्टम में डाल के और पानी को जब पुश करते हैं तो वो पूरा नाक में जाके ये पूरा नेजोलैक्राइमल डक्ट की ओपनिंग खोल दिया करता है। लेकिन इस स्थिति में होता क्या है कि दोनों नेजोलैक्राइमल डक्ट के ब्लॉकेज एक साथ तो होंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो डायग्नोसिस ये बनती है कि एक आंख से पानी आ रहा है, एक से नहीं आ रहा है, और जिधर की आंख से पानी आ रहा है उधर की नाक भी ड्राई है। मींस डायग्नोसिस हम लोगों की उस तरफ खींच के ले जाती है। तो इसको जैसे कुछ बच्चों में आंखों में स्पेशली पलकों पे, जिसे वो वायरल इन्फेक्शन बोल देते हैं, कुछ कैरेटाइटिस वगैरह ऐसा नहीं बोलते हैं नॉर्मली, जैसे छोटे बच्चों में ही ऐसा होता है, 2 या 3 साल के बच्चे में उसको वायरल कैरेटाइटिस बोल देते हैं, कि जो आंख है वो भर जाती है। जैसे वो सुबह बच्चा उठता है ना, कि ऐसा जैसे थोड़ा थोड़ा पस जैसा सिक्रीशन, नहीं एग्जैक्टली पस जैसा नहीं, कुछ ऐसा हल्का सिक्रीशन जो रह जाता है, तो उस केस में भी क्या ये प्रथमन नस से काम करेगा? ये वायरल केरेटाइटिस की बात कर रही हैं या नहीं कंजंक्टिवाइटिस? एग्जैक्टली वायरल कैरेटाइटिस भी नहीं, उसको टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, वो कंजक्टिविटिस भी नहीं बोलते, वो सिंपल ये बोलते हैं कि जैसे सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से थोड़ा सा सिक्रीशन ज्यादा है। जैसे हम लोग भी उठते हैं
थोड़ा सा हाँ आंख की साइड पे सिक्रीशन रहता है, जो इंटरनल हाँ साइड पे वो जी सिक्रीशन जी रहता है, तो वो हाथ से जी साफ कर लेते हैं या नहाते वक्त उसको बिल्कुल क्लीन कर लिया जाता है। बट जी जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसमें किसी किसी बच्चे में एक्सेस सिक्रीशन होता है, जी। तो उसको वो तो सिर्फ वायरल इन्फेक्शन का नाम देते हैं और मेडिसिन में वो टोब्रामाइसिन कंटिन्यू करने को बोलते हैं। बट उससे भी देखा गया है कि जैसे 20-21 दिन वो देते रहते हैं, उससे आंखें हम्म, कमजोर जरूर हो जाती है, बट फिर भी सोल्यूशन होता नहीं है। अच्छा। पहले वो 20 तो भी देते हैं, फिर उसके बाद 20-21 दिन का कोर्स देते हैं, फिर ऐसे ऐसे महीने 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 चलता ही रहता है और एंड में उन मतलब उसका रिस्पॉन्स ही खत्म हो जाता है। तो उस केस में भी क्या हम नस्से से कुछ कर सकते हैं 3 और 4 ईयर्स? हाँ देखिए, उसमें उसमें क्या करते हैं कि नस से केस तो खोल ही दें, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। नंबर एक, इन केस कि अगर जो हमारी आई से एपिफोरा की वजह से ये एक्सेसिव सेक्रेशन हमारा आंख में इकट्ठा हो रहा है, तो दैट मे बी द काज ऑफ इन्फेक्शन। उस काज को इरेडिकेट कर लें, ठीक है, नंबर एक। तो वो उसमें हमारा नस से काम करेगा। फिर हम यहाँ पे लोकल यूजेस में आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से जो हम दे सकते हैं, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है गाय का घी। है शहद। नंबर 3, इस कंडीशन में हम दे सकते हैं जो हमारा रसांजन है। रसांजन क्या होता है? जो हमारा दारू हरिद्रा होता है, दारू हरिद्रा की जड़ को हमने क्रश करके उसको पानी में बॉयल किया। पानी में बॉयल करने के बाद उसको निचोड़ा, जो येलो लिक्विड निकलता है वो है रसांजन, उसको दे सकते हैं। नंबर 4, काजल लगा सकते हैं। किस चीज का? एक हम स्नूही जो होता है, स्नूही में एक तरफ चीरा लगा दिया, उसका जो निर्यास निकल रहा है, दूध निकल रहा है, उस दूध में हमने क्या किया, एक कॉटन की बत्ती बना ली और उस दूध में हमने उसको कॉटन की बत्ती को भिगो लिया। भिगोने के बाद सुखा दिया। सुखाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक बनाया उससे। सरसों के तेल का दीपक बनाने के बाद उसके धुएं को किसी थाली वगैरह में या प्लेट वगैरह में हमने ले लिया, और वो जो काजल बनता है, उस काजल को हम अगर आंख में लगाते हैं तो ये भी इन्फेक्शन को क्योर करता है। सेम प्रोसीजर अर्क दुग्ध से भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने स्नोही दुग्ध से किया। तो ये कुछ इस तरीके के प्रोसीजर्स आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में हैं, जिनसे हम इस तरीके के इन्फेक्शंस को क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो हम थोड़ा मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जाते हैं, तो आंख की किसी भी इंस्टेंट इरिटेटिंग पेन को रिलीव करने के लिए जो मॉडर्न साइंस है, बहुतायत में क्लोरमफेनिकॉल का इस्तेमाल करती है। एप्लीकैप, छोटे छोटे कैप्सूल के फॉर्म में मेडिसिन आया करती थी, क्लोरमफेनिकॉल के एप्लीकैप्स जिसे कहते थे, ठीक है। निमकोरी के ट्यूब जो लोग बोलते थे, निमकोरी के कैप्सूल, वो बेसिकली क्लोरमफेनिकॉल के एप्लीकैप्स होते हैं। तो इंस्टेंट पेन रिलीविंग इरिटेंट इफेक्ट को खत्म करने वाली जो होती हैं वो चीजें, ये मॉडर्न साइंस में वहां पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी इज बेस्ट। एक केस में हमारे चला गया था ये हमारा स्नूही का दूध आंख में किसी की, तो क्या किया जाए, तो फिर उसकी गाय का देसी घी आंख में डाला था। एक पेशेंट ने दृष्टि आई ड्रॉप की जगह दिव्य धारा आंख में डाल ली थी, उसके बाद आंख एकदम लाल लाल हो गई थी। तो क्या किया था, यही देसी घी डाला था, ठीक है, या क्लोरमफेनिकॉल के एप्लीकैप्स को। कई बार क्या होता है, पेशेंट गलत मेडिसिन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमको उनके कॉम्प्लिकेशन को इरेडिकेट करना पड़ता है। या तो इधर उधर भागो, या अपने आप थोड़ा सा उन कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के प्रोसीजर्स हम लोग सोच के रखें कि हम ऐसी स्थितियों में क्या करेंगे। जी थैंक बहुत यू अच्छा सर, बताया बहुत आपने। अच्छा बताया। सविता मैम पढ़िए आगे, हम लोग आपके प्रणाम प्रणाम मैम, प्रणाम सर। नमस्ते मैम मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए मैम। हेलो, हाँ हाँ मैडम, बोलिए बोलिए। जैसे अभी सरोज सर ने बताया कि गाय का घी अपन डाल सकते हैं आंख में, लेकिन कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का कहना है कि घी नहीं डालना चाहिए, और जो अपनी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जिसमें घी और वो रहता है, शहद वगैरह, हिमालय की एक आई ड्रॉप आती है, तो उससे कॉर्निया बहुत ज्यादा डैमेज होती है जो कभी दोबारा से रिपेयर नहीं हो पाती, ऐसा उनका कहना है।
लेकिन अपन लोग तो नेत्र तर्पण भी करते हैं घृत से, और भी मतलब ऐसे यूज करते हैं, तो कोई करना मैम हम चाहिए। लोगों की क्लिनिकल उसमें तो आया नहीं, अगर किसी के उसमें कोई आया वो कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम तो बताएं, क्योंकि वो लोग डिस्करेज करते हैं बहुत सारी चीजों को। मैम कोई और मैम बोलते हैं ऐसी खेतों में तेल डालते हैं, घी डालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों ने देखा है। आशा मैम कुछ बताना चाह रही हैं, वो नहीं मैम, बताएंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जैसे हर आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए ये बोला जाता है कि कोई रिसर्च पेपर्स नहीं है, तो जब उनकी काउंटर किया जाता है तो उसके लिए भी तो रिसर्च पेपर तो पब्लिश होने चाहिए ना मैम। ऐसे ही बोल देना कि उससे कॉर्निया डैमेज हो जाता है और ये हो जाता है, ये तो बेसलेस है ना मैम। या तो वो बताएं कि हाँ हमने इतने पेशेंट्स में देखा और ये डाला था तो ये हुआ, तो उसको फिर स्टडी किया जाए कि उसमें क्या गलती हुई थी, क्या हुआ था। क्योंकि ये तो बहुत सही ही बात वेग सा स्टेटमेंट है एक दे देना कि किसी भी पैथी को डिस्करेज करने के लिए। राइट मोनिका मैम। और वर्षा मैम, इसमें आप क्या करिए कि आम पाचन पहले करवाइए। किसी भी पेशेंट में अगर आम वृद्धि की वजह से कोई भी दोष अगर बड़ा होगा ना, तो उसका साइड इफेक्ट आ सकता है। जैसे हम पंचकर्म के शुरू में जैसे लंगन पाचन वगैरह करते हैं ना, लंगन दीपन पाचन, उसी प्रकार से अक्षय रोग का भी विचार करिए। और उसके हिसाब से अगर आप करवाएंगी ना तर्पण वगैरह, तो उसमें कभी भी दिक्कत नहीं आती है। ना कोई इन्फ्लेमेशन होता है, ना कोई रेटाइनल डैमेज होता है, कुछ नहीं होता है। बस आपको सिर्फ आम की स्थिति को निराम करके करना होता है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को। प्रणाम मैम। हाँ मैम, प्रणाम मैम। पढ़िए। प्रणाम सभी मैम, सादर प्रणाम मैम मेरा। जी मैम, जी मैम, नमस्कार आपको भी, सुप्रभात। पढ़िए मैम आगे। हाँ हाँ। लशुनस्य पलाण्डो वा मूलं गृञ्जनकस्य वा चन्दनाद्वा रसं दद्यात् नारी क्षीरेण नावलम् स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा मलक्तकरसेन वा ससैन्धवं घृताच्छं वा सिद्धं स्तन्येन वा घृतम् कल्कितै मधुरद्रव्यै तत्पिबेत् नावयेत् वा सकृत् उष्णं सकृत् शीतं व्यत्यासात् ससिता मधु तद्वत्पयस्तथा सिद्धम् अधोभागौषधै घृतम्। हिंदी में नहीं है मेरे पास। हाँ, हिंदी बता दे रही हूँ मैं। यहाँ पर क्या है ना, हम जो पढ़े आपने अभी, ये इन्होंने बताया है कि नस्से में क्या क्या हम योग यूज कर सकते हैं। तो विविध नस्से योग में इन्होंने सबसे पहले बताया है लहसुन तथा प्याज के रस का नस्से। दूसरे नंबर पे बताया है गाजर के रस का नस्से। फिर उसके बाद चंदन के रस को स्त्री के दुग्ध में मिलाकर नस्से। चौथे नंबर पे बताया है मक्खी के मल को स्त्री के दुग्ध में अथवा लाक्षा के रस में मिलाकर नस्से दें। पांचवा बता रहे हैं स्वच्छ घी में नमक मिलाकर अथवा दूध में पकाए हुए घृत का नस्से। इसके अलावा बता रहे हैं सातवें नंबर पे जीवंती मधुर द्रव्यों से कल्क से, मधुर द्रव्यों का हमने कल्क बनाया, जीवंती इत्यादि जो द्रव्य है उसका कल्क बनाया, फिर उससे घृतपाक करके उसे पिए और उसका नस्से दें। उसी घी को एक बार गर्म करके और एक बार ठंडा करके मिश्री और मधु की नस्से दें। अर्थात जब गर्म करके देना हो तो घी में मिश्री मिला दें और जब ठंडा करके देना है तो मधु मिला दें। उसी प्रकार मधुर द्रव्यों के कल्क द्वारा पकाए गए दूध भी गर्म करके अथवा ठंडा करके पूर्ववत दें। मतलब हमने जो अपना जीवंती वगैरह जो हमारे पास द्रव्य हैं उसको दूध के साथ पकाया, उसका कल्क बनाया और उस कल्क को दूध के साथ पकाया, और जब हमने उसको गर्म करके देना है तो मिश्री के साथ देंगे, और अगर हम ठंडा करके देंगे तो हम मधु के साथ देंगे। अधोभाग में प्रयुक्त किए जाने वाले औषधों, निशोथ आदि द्रव्यों द्वारा सिद्ध किए गए घी का प्रयोग भी ऊपर कही गई विधि के द्वारा ही करना चाहिए। मतलब कि अधोभाग में दिए जाने वाले जो निशोथ वगैरह जो हम लोग विरेचन देंगे, आरगभद है, निशोथ है, उनका जो हम घृत सिद्ध करेंगे वो भी इसी विधि से करेंगे। वक्तव्य में बोल रहे हैं कि कुछ प्रत्ययों में तुल्यम गुणम रसेन वा पाठ मिलता है। इसकी व्याख्या श्री अरुण दत्त ने की है। शेष प्रत्ययों में सा सेंधवम कृतम, अभी हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं, उसी के बारे में इन दोनों यहाँ पे टीका दी है। श्री हेमाद्री ने उक्त दोनों की व्याख्या की है, अतः नीचे बाद में जोड़े गए दो श्लोक श्री हेमाद्री सम्मत हैं।
वैसे अन्य अनेक पुस्तकों में श्री हेमाद्रि श्री अणुदत्त का इतना सम्मान करते हैं कि अपनी ओर से उन्होंने श्लोकों की व्याख्या में मौन धारण कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है पीछे के कुछ श्लोकों में भी उन्होंने अपने बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं कहा है, या कहते हैं कि उन्हीं से सहमत हुए हैं। तो अब आप टीका पढ़िए मैम। प्रणाम मैम, पढ़ते। सर्वांग सुंदर टीका। लशुनादिना मूल पिष्ट्वा नारी क्षीरेण पृथक पृथक नावनं च स्यात् हिदमा श्वासार्तया। जी हाँ, लशुनादि आदि से पिष्टि करके हाँ। नारी दुग्ध के साथ पृथक पृथक द्रव्य नस्य हाँ। के लिए यूज करना चाहिए। जी, बराबर है। जो कि हिक्का और श्वास को नाश करते हैं। जी। चंदनाद्वा रस नारी क्षीरेण सह नस्यम दद्यात्। चंदन का भी इसी तरह नारी दुग्ध के साथ नस्य का प्रयोग करना चाहिए। जी। मक्षिका विष्ठा स्तन्येन सह नस्य दद्यात् अलक्तक रसेन वा। बताइए मैम। पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, पढ़िए। जैसे अभी वही आपने बताया। जी। हाँ, उसका भी स्तन्य के साथ नस्य देना चाहिए, या अलग तक मीन्स लाक्षा बताया ना मैम आपने। जी 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 जी। हाँ, लाक्षा रस के साथ मक्षिका विष्ठा से नस्य देना चाहिए। जी। समटाइम्स हाँ, स्तन्य ना मिल पाए तो एक उन्होंने ऑप्शन बताया है कि लाक्षा रस का भी उपयोग किया जा सकता है मक्षिका विष्ठा के साथ। सबके साथ लाक्षा विष्ठा मिला अलग लाक्षा रस मिला सकते हैं मैम, जहाँ पे अब इन्होंने एक में हाँ एक जगह तो बता ही दिया है ना मैम, जैसे अभी आपने पढ़ा तो सब जगह तो इन्होंने भी नहीं बताया है, लेकिन एक जगह तो बताया है कि यहाँ पर हम जो है इसको यूज लाक्षा रस को स्तन्य के उसमें यूज कर सकते हैं। और मैडम जैसे लाक्षा रस बनाने की तो वही प्रक्रिया सभी जगह बताइए ना, कि अगर आपके पास सूखा भी द्रव्य रखा है तो उस द्रव्य को आप जो है भिगो के रख सकते हैं जल में, है ना। और जल में भिगोने के बाद फिर उसको जो है वहां से उन्होंने ये भी बताया कि जब आपने आधो रात मतलब पूरी की पूरी रात भिगो के रख दिया और फिर सुबह उसको उसी जल के साथ मसल दीजिए, और मसल के बाद उसको छान दीजिए, वो सरस की तरह यूज किया जा सकता है। हाँ। आगे पढ़ दूं मैम। आयुर्वेद रसायन। जी मैम। नस्य चतुष्कम आह लशुनस्य इति। लशुनस्य इति शब्द से 4 प्रकार के नस्य बताए हैं। नारी क्षीर चतुर्षु अपि। नारी क्षीर के साथ ही वो 4 नस्य बताया है। जी बराबर है ना मैम, जो बोल रही हाँ मैम, मतलब जैसे जो जो अभी हम पढ़ा आपने उसी के बारे में बता रहे कि आप लहसुन और प्याज के रस को या गाजर के रस को, चंदन के रस को, मक्खी के जो विष्ठा है उसके रस के साथ दे सकते हैं। हाँ। नस्य त्रयम आह स्तन्येन इति। मक्षिका विष्ठा मधु घृतात् अच्छ घृतमंडम। आप बोल रहे थे 3 प्रकार का नस्य है। स्तन्य के साथ देना है, नारी क्षीर के साथ देना है। मक्षिका विष्ठा मीन्स मधु की विष्ठा। घृतात अच्छा मीन्स घृतमंड, घृत के ऊपर का जो पानी रहता है वही ना घृतमंड। जी। वो बता रहे हैं कि मक्षिका विष्ठा को उन्होंने यहाँ पे जो है वो मधु बोला है, स्पेशली मक्षिका विष्ठा मतलब वो वाली मक्खी ने मधु को माना है, और घृताक्ष मतलब कि घृत का मंड जो है उसको घृताक्षम बोला है। नस्यांतरम आह सिद्धम नस्तन्येन इति। आप बताइए मैम। कुछ नहीं मैम, यही बता रहे कि जो अब हम नस्यों में जो इन्होंने इसके बारे में बताया है उसमें सिद्धम स्तन्य को इन्होंने जो है बारी बारी सिद्ध किया है, मतलब कई तरह से स्तन्य को सिद्ध करके बताया है। अब वो कैसे कैसे सिद्ध किया ये हम लोगों ने पढ़ा ही है। अब जैसे आगे बोल रहे हैं, पढ़िए। हाँ, मधुरई ही जीवंती आदि भी। मधुरई का द्रव्य मतलब जीवंती आदि द्रव्य। जीवंती प्रवृत्ति कशी काकोली क्षीर काकोली आदि द्रव्य का मतलब लेना है। तद्घृत पाने नस्ये च योज्यम।
जी उनका घृत के साथ नस्य के लिए योजना करनी चाहिए। जी तच्च व्यत्यासात् प्रथमम उष्णम तत शीत तत पुनर्उष्णम तत पुनः शीतम इत्यादि। जी इसका मतलब मैम आपने बोला था जी। सीता के साथ, अगर मिश्री के साथ उपयोग किया तो उष्ण और मधु के हाँ साथ उपयोग किया तो शीत ये जी देना चाहिए घृत जी। हाँ, या तो इन्होंने नस्य। यही बताया है कि तत्र मतलब उसका विधि बताइए कि पहले उसको उष्ण कर दीजिए, फिर उसको शीत कर लीजिए, फिर पुनः उसको उष्ण कर दीजिए, फिर पुनः उसको शीत कर दीजिए। इस लाइन का मतलब यहाँ पे यही बताया है। यद ओषणम तदा स शीतम, मतलब आप बता रहे हैं कि जब हम उष्ण करेंगे तब हम सीता मिला देंगे, यथा शीतम तथा मधु तथा समधु, जब हम शीत करेंगे तब हम मधु मिला देंगे, है ना। हाँ यस। क्षीरमाह तद्वत् पय इति। क्षीर का मतलब क्षीरमाह से बताया है पय दूध, ऐसे बताया है। जी तद्वत् कल्कितैः मधुरैः सिद्ध व्यत्यासात् प्रयोज्यम। मधुर जी द्रव्य का कल्क बना के सिद्ध करके, दूध के साथ सिद्ध करके व्यत्यासात प्रयोजन, शीत के साथ मिश्री और नहीं, शीत के साथ मधु और उष्ण के साथ मिश्री मिला के प्रयोग करना चाहिए। बराबर है मैम? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। घृतमाह तथा सिद्धमिति। घृतमाह से बताया गया है घृत से सिद्ध करना है। अधोभागौषधानि श्यामादि विरेचनानि तथा पूर्ववत प्रयोजन, मीन्स विरेचन के लिए जो हम श्यामादि त्रिवृत घृत वगैरह करते हैं, दूध के साथ सिद्ध करना चाहिए या घृत के साथ सिद्ध करना चाहिए, ऐसा ही बताया आपने। हाँ मैम, उन्होंने मतलब कि अगर अधोभाग मतलब अगर विरेचन वगैरह के लिए हमें जो भी घृत बनाना है उसकी जो सिद्धि करनी है वो भी हमें ऊपर वाले ही सिद्धांत के आधार पर ही करना है। थैंक यू अब मैम। आगे कौन पढ़ेगा? 51। प्रणाम मैम, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए मैम। मैम ये एक मिनट, ये जो लिखा है ना, अधोभाग में प्रयुक्त किए जाने वाले औषधों, हाँ विषयों आदि द्रव्यों द्वारा सिद्ध किए गए घी का प्रयोग भी ऊपर कही गई विधि द्वारा करना चाहिए। जी अधोभाग में प्रयुक्त किए जाने वाले औषध मतलब जो हम लोग विरेचन वगैरह में यूज करते हैं उनका। हाँ, इसीलिए इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया निशोथ वगैरह ना। जी जी। जी पढ़ूं मैम? हेलो। हाँ मोनिका मैम। पढ़िए मैम। कणा संवर्च। सॉरी मैम, ये टेढ़ा हो गया था, अभी ठीक है ना? हाँ एक मिनट। हाँ मैम ठीक है ना जी। सॉरी मैम, सॉरी, ये मेरा हाथ हिल गया था। पढ़ू ना? पढ़िए। पढ़िए मैम। कणा संवर्च लक्षार वयस्था हिंगुचोरकैः सकायस्थैः घृतं वस्तु दशमूलरसे पचेत् तत्पिबेज्जीवनी यैर्वा लीह्यात् समधु साधितम्। जी मैम इसका हिंदी हाँ, पढ़ देती हूँ। इसमें जी क्या है, कड़ादी घृत, उन्होंने पिपली आदि घृत के बारे में बताया है। इसका नाम इन्होंने दिया है कड़ादी घृत। इसमें इन्होंने बोला है पिपली, सोचर नमक, जौ खार, क्षीर विदाली, हींग, चौरक तथा हरण, इन द्रव्यों का कल्प बनाना है। पिपली लेना है, सौरभचल लेना है, क्षार लेना है, यवक्षार जिसे बोलते हैं हम लोग, और व्यवस्था मतलब क्षीर विदारी हो गया, हींग हो गया, और चोरक, गुड़ चोर के बोला है तो चोरक है। इसके साथ में सकायस्ते घृतम मतलब हरण को लेके इन द्रव्यों का कल्प बनाया है। और उसके बाद गाय का घी, दही का पानी, सकायस्ते घृतम मस्तु दश मूल रसे पचेत, दही का पानी मस्तु, और फिर उसके बाद 10 मूल के पात रस में घृतपाक करें। तैयार हो जाने पर छान कर रख ले, इसे मात्रा अनुसार पिए। इसी प्रकार जीवनीय गण अष्टांग हृदय सूत्र में अध्याय 15 में 8वां श्लोक आया है कि जो द्रव्य दिए गए हैं उनका भी कल्प तैयार करें और उसे घी में और मधु मिलाकर चाटने के लिए रोगी को देंगे तो उससे स्वास्थ्य जो है वो, पिक्का और स्वास्थ्य दोनों में आराम मिलता है।
घृत पाक की एक सामान्य विधि बताइए कि घी जितना हो उससे चौथाई भाग कल्क लेना है और घी से चौगुना जो है वो क्वाथरस लेना है या कोई भी द्रव पदार्थ लेना है। मतलब हम घी बनाने जा रहे हैं जिस और जिसे संस्कारित कर रहे हैं, मानिए त्रिफला ही ले रहे हैं तो त्रिफला क्वाथ हमें मानिए 4 किलो लेना होगा और हमें जो घी होगा वो 1 किलो लेना होगा और हमें घी से चौथाई भाग मतलब हमें 250 ग्राम जो है वो हमें त्रिफला का कल्प लेना होगा। इस तरह से उन्होंने घृत पाक की सामान्य विधि बताई। इतिश्री मैडम ने वंदना मैम कोई क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी मैम, देखती देखिए हूँ। वो उन्होंने मैम मक्षिका के ऊपर ही पूछा था कि जो मक्षिका बिछता है क्या वो मधु है, तो मैंने लिख दिया था जी है। जी थैंक यू। आगे पढ़िए मैम, टीका भी पढ़ लेते हैं। हाँ, कणादिभिः कल्कैः मस्तु दशमूलरसे स्नेहपान विद्युक्तपरि हेलो मैम, नेक्स्ट अभी मैम लगा रहे हैं। जी विजिबल है मैम? जी मैम, जी मैम। हाँ हाँ। भाषामाश्रित्य घृत पक्वा हिग्मा श्वासार्थ पिबेत। पूरा पढ़ू मैम ये? पढ़िए मैम। जीवनी यर्वा द्रव्यै कल्क घृत पक्वा समाक्षिकलिह्यात् न पिबेत। विषम भेदादेव कार्यम अथवा वस्तु स्वभावादेक स्मिन्नापि विषये कणादिभिः पक्वघृतपीत हिग्माश्वासार्थ नामारोग्याय जीवनीय पुनः कल्के पक्वघृत लीढ तेषाम् आरोग्यायेति। जी मैम। हेलो अंजना मैम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो इसमें इन्होंने ये जो बोला है वो बोला है कणादि भी, मतलब जैसे हमने देखा कि कणादि भी जो हमने अभी जितनी औषधियां पढ़ी पिपली इत्यादि उनका हमने कल्क बनाया और उसमें मस्तु दशमूल रसे, मस्तु और दशमूल को हमने उसमें मिलाया और स्नेह पान विधि, स्नेह बनाया, स्नेह पान उसकी जो विधि है स्नेह पान की उसके उपयुक्त उसको बनाया। स्नेह पान विधि युक्त परिभाषा आश्रित घृतम पक्तव्या हिदमा स्वासार्ता पिबेत। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि पिपली, सौरभचल नमक, जोखार, छीरबिदाली, हींग, चौरक और हारण, इनको हमने ले लिया, इनका हमने कल्क बना दिया और कल्क बना के मान लिया हमने इसको 250 ग्राम लिया। तो हमने इसको क्या किया कि इसमें हमने जो दही का पानी था और दशमूल का जो काथरस था वो हमने कम से कम उसका जो है 4 गुना लेना होता है। तो उसको हमने उसका 4 गुना मतलब जैसे हमने माने घी हमने जो मेडिसिन ली वो हमने 250 ग्राम ली, तो हमने 1 किलो उसका घी लिया और 4 किलो हमने ये सब मिलाया, उसमें दशमूल का क्वाथरस और दही का पानी मिला के बना लिया और फिर वो पकाया और उसको बनाया और उसको हमने हिक्का और श्वास के रोगी को पीने के लिए दिया। इसी तरह से उन्होंने बताया कि जीवनीय द्रव्य जो है उनका भी हमने कल्प बनाया और उसी विधि से हमने उसको भी घृत को तैयार किया और समाक्षिकम लिहात मतलब मधु के साथ उसका हमने चाटन किया। चाटन बता रहे हैं, समाक्षिकम लिहात ना पिबेत, उसको पीना नहीं है, उसका चाटन कराना है, उसका लेहन करना है। उसके बाद मतलब विषय भेदा देवम कार्यम अथवा वस्तु स्वभाव देखो सनपि विषय कणादिभिः पक्कम घृतम पीतम हृदमा श्वासार्तनाम आरोग्यम जीवनीय पुनः कल के पक्के घृते लीढ़म तेषाम आरोग्यमिति। यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि विषय भेद के हिसाब से ये कार्य करता है, विषय भेदादेवम कार्यम अथवा वस्तु स्वभाव या जो अपने अपना जो द्रव्य का स्वभाव होता है, जैसे कि कणादि
कणादि भी, मतलब कि पिप्पली इत्यादि जो हमारे पास ड्रग्स हैं उनका जो घृत पका के पिया जा सकता है, जिससे कि हिक्का और श्वास नामक रोग से आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। जीवनीय पुनः कल्क, जीवनीय इत्यादि द्रव्य जो हमने बात की थी उनका भी कल्क बनाकर उसके जो पके घृत से अगर हम उसको चाटन करेंगे, लीढ़म करेंगे, तब आरोग्यता की प्राप्ति होगी। यहाँ दो डिफरेंस बता दिया है टीकाकार ने कि हमें जो दो बनाना है, अगर हम जीवनीय घृत से जीवनीय घृत बनाएंगे तो वहां हमें उसको जो है वो चाटन करना चाहिए, और अगर हम पिप्पली घृत बनाएंगे तो वहां हम उसको पान कर सकते हैं या उसको ले सकते हैं। मतलब मात्रा में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है। मैम कणाधिकृत का भी इसमें जीवनीय गण में कई कई द्रव्यों को कल्क द्वारा मधु में चाटने के लिए है। अच्छा जी। हाँ मैम, अभी इसमें जैसे देखिए ना लिखा जीवनीय गणित में जो कहेगा द्रव्यों का कल्क बनाया, उसमें चाटने के लिए ही बताया। जी और इसके और जो ऊपर वाला पढ़ रही हैं आप, पिपली वाला जो पढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने जो बनाया कि तैयार हो जाने पर उसको छान कर रख दें और उसको मात्रा अनुसार पिए। जी ये जो टीकाकार है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी का, उन्होंने भी यही बात बताई है कि जो पिपली को बनाएंगे तो उसको आराम से हम मात्रा अनुसार पिए, बहुत ज्यादा नहीं पीना है, मात्रा के आधार पे पीना है। लेकिन जो हम जीवनीय द्रव्य बनाएंगे, जीवनीय वाला घृत बनाएंगे, उसको हम चाटने के लिए, मधु मिलाकर चाटने के लिए रोगी को दें। जी जी जी। अभी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद अगला सूत्र कल से पढ़ा जाए तो ठीक रहेगा, सर भी रहेंगे। प्रणाम आशा वंदना मैम, मैम। आशा मैम प्रणाम कुछ पूछ सभी रही को। है ना, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ नट्स? प्रणाम अन्ना। एक्चुअली यहाँ पे मनीषी मैम जी आप मैम, पूछ रही हैं। जी मैम, अन्ना मैम एक्चुअली यहाँ पे हाँ ठीक है, आप हाँ पूछ बोलिए लीजिए। सर। मैम आपसे मुझे पूछना था कुछ। हम जैसे जी आज नस्से डिस्कस हुआ है, तो नस्से में जैसे बोला है कि शहद डाल के नस्से देना है, तो जैसे जी शहद डाल के देंगे तो नाक ऐसे थोड़ा स्टिकी टाइप का या ऐसे कुछ नहीं होगा? मतलब ये मेरा एक क्वेरी थी। हाँ मैम, तो स्पेशली जो उन्होंने मधु के जो आप गुण पढ़ेंगे ना मैम, मधु जो हमारे आप अभी अगर आपके पास है तो भाव प्रकाश खोल लीजिए, तो उन्होंने वही सब बताया ही है, वो उस तरह से ही बताया है कि वो जाके स्रोतों को जो है ना शोधन करेगा, और जो भी मल है या जो भी कफ मल के रूप में है, जो भी दोष है, वो उसको वहां से निकालेगा और उसको बाहर निकालेगा, तभी उसको बताया गया है। तो वो तो है मैम पेशेंट, इसलिए आशा मैम ने बोला ना कि थोड़ा सा उसको लिक्विफाई करके देंगे तो वो थोड़ा सा और अच्छे से, कहते हैं ना, सरता उसमें बढ़ जाएगी, उसका जो सर गुण बढ़ जाएगा, तो वो अच्छे से जाके श्रोतोगामी होगा, और श्रोतोगामी होगा तो श्रोत शोधन भी करेगा। तो ये जी थोड़ी दिक्कतें आ ही रही हैं। अब जैसे अणु तेल देते हैं, या कुछ तेल हमारे पास इस तरह के होते हैं जो थोड़ी सी जिनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी विस्कस होती है, कुछ तेल होते हैं थोड़ा सा अच्छे से जो है वो उस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये तो डिपेंड आता है, थोड़ा अंतर आता है। एक किसी ने पूछा था कि वर्षा ऋतु में नशे को मना किया गया है जनरली, जहाँ बताया गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो जहाँ बादल होते हैं वहां पे नशे को कहा गया है कि नशे हम तभी दें जहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी हो। तो जी वर्षा ऋतु में थोड़ा सा हमें ध्यान देके ही नशे देना चाहिए। बिकॉज मैम कई पेशेंट्स को जैसे आप आड़ू तेल का नस्से भी देते हैं ना, तो मैम वो उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, नहीं उसको कर बोलते हैं पाते कि हैं, नहीं लगता बिल्कुल है। बिल्कुल मैम, तो वो थोड़ा इसमें सा यस इसमें आप यस क्या मैम। कर सकते हैं, आपके पास अगर रेडीमेड अणु तेल आया है तो उसके अंदर जी थोड़ा सा गोगृत मिला के उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विफाइड कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अणु तेल वैसे भी कई कई कंपनीज ना काफी थिक बनाती हैं, डेंसिटी उसकी जी ज्यादा होती है, तो उसमें आप गोगृत डाल देंगे ना, तो उससे उसकी जो तीक्ष्णता है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, और वो इजीली एब्सॉर्ब भी हो जाए, उससे स्रोतोगामी तो बढ़ेगा। और जैसे अन्ना मैम बता ही रही है कि जहाँ वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए, सनराइज अच्छे से हुआ हो उसी दिन कराना चाहिए। जी मैम। और जैसे हम आड़ू तेल में आप बोल रहे हैं कि गौघृत मिलाएंगे, तो जी उसमें जो है उसकी एफिकेसी कम नहीं होगी? एक्चुअली मैम क्या रहता है ना, अभी आजकल जो फार्मासिस्ट बना रही है, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए अणु तेल, इतना जी मैम। स्ट्रांग रहता है ना कि मैंने खुद ने प्रैक्टिकली भी अपने पेशेंट्स में ये यूज किया है, और पेशेंट यही बोलते हैं 4-5 ड्रॉप लेने के बाद दे कैन नॉट बेयर इट, ठीक है ना? तो अगर हम्म। आप गोगृत मिला देंगी तो उसमें अगर कोई भी अशुद्धि रहेगी, या तो फिर उसकी तीक्ष्णता जो रहेगी, पेशेंट इतने बेरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर उनमें जीर्ण प्रतिशाय वगैरह है, तो राइनाइटिस में भी आप तो जानती हैं कि कितनी अंदर से उनकी जो नेजल म्यूकोजा होती है वो डैमेज होती है। तो उसमें गोगृत का काफी अच्छा रिजल्ट है, हीलिंग भी होगा और पेशेंट मेंटली थोड़ा सेटिस्फाई होके लेगा, अदरवाइज दे विल डिसकंटिन्यू, राइट? जी मैम।
थैंक यू आशा मैम। एक और क्वेश्चन है कि जो प्रधमन नवनस्य है, जैसे डॉक्टर सरोज सर ने बोला कि आप उसको कोन बनाएंगे और उसमें देंगे, तो जब हम दूसरे एंड से ब्लो करते हैं पाउडर को, तो वो जी। पाउडर जाके डायरेक्ट हिट करेगा, तो उसमें ऐसा नहीं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और वो फिर उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो? तो यार थोड़ा ये सा मुझे मैंने पूछना था। प्रदमन इतना तीक्ष्ण प्रदमन नस्य मैंने कभी कराया नहीं है, तो आप स्रोत सर से पूछ लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की रहता है। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि अगर कहीं पे स्टिक हो गया तो दैट में कोज सम फैटल कंडीशंस। बिकॉज जैसे आजकल जो है ना, लोगों का जो सत्व है वो थोड़ा कम है। इन हीन केस होता है। हमने पाउडर ब्लो किया और वो एकदम डायरेक्ट किसी एक पॉइंट पे या किसी एक साइनस पे जाके किया, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ तकलीफ होगी? तो वो मुझे एक बार बता दीजिए अंजना मैम, मैम या अगर डॉक्टर एक सरोज सर। एक चुटकी एक मुचुटी जिसको प्रमाण कहते हैं ना, उसको देने के, और अगर हमने सेलेक्ट ठीक किया है पेशेंट, जो सिलेक्शन हमारा वो बिल्कुल ठीक है, किसी की बहुत यस अधिक मैम। रुक्षता है और हमने दे दिया उसको, बच्चा का दे दिया या हमने मरीज का दे दिया, तो होएगा। जैसे मैडम अभी कह रही थी कि नस से दें तो पहले आम पाचन करा लें, तो यस जो मैम। कॉम्प्लिकेशन है नस्य की भी पूरी तैयारी के साथ ही नस्य देना चाहिए। और थोड़ा सा अगर केवल प्रतिमर्श देना है उसके लिए तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को नस्य देना है और अच्छी मात्रा में, तो आम पाचन करा के ही दें तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक मुचटी प्रमाण में अगर सिलेक्टेड होगी तो कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। जी मैम। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू सुषमा मैम, थैंक यू आशा मैम। सॉरी। वेलकम। अन्ना 5 मैम, मिनट मेरा बचा है मैम। हाँ एक लास्ट हाँ, क्वेश्चन बताइए था। बताइए। आपने जो कणाधिकृत में बताया ना, उसमें ये जो मस्तु है उसका प्रमाण कितना रखना है? हाँ मैम, अभी ना जैसे अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं मैम, तो शास्त्रों में तो उन्होंने केवल उसको पूरा जलियांश बता दिया, क्योंकि जी। दशमूल का भी क्वाथ बना के ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दशमूल का क्वाथ हमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, और जलियांश हमें यहाँ पे, जैसे मान उन्होंने बोला कि हमें 4 गुना लेना है, तो हमें 3 गुना हमें जो है दशमूल का क्वाथ लेना चाहिए, और एक जो है उसमें एक भाग जो है वो मस्तु लेना चाहिए, क्योंकि हमें आधा आधा भाग यूज नहीं करना चाहिए उसमें, क्योंकि मस्तु के अपने कुछ लिमिटेशंस बताए हैं जी। शास्त्रों में। और बाकी तो अब के शास्त्रों वर्णन नहीं आया है, तो ये आप युक्ति पूर्वक अपने हिसाब से मैनेज कर सकते जी, हैं। मैं मस्तु होती थोड़ा तो शायद विदाही ऐसे भी बनाती। रहता है ना, इसलिए कम जी मात्रा में लेना। जी मैम, जी मैम। थैंक यू। चरण स्पर्श में। जी। आशा मैम, आप ना होस्ट भी हो तो अभी तो रुद्राष्टक करा लेते हैं। आज तो बहुत अच्छा है, सावन का सोमवार है, द्वितीय सोमवार है, और शिव जी जो है आज सबको प्रसन्न हो, रुद्राष्टक हो जाएगा। तो आपको थोड़ा मीटिंग देखना पड़ेगा, शायद मेरा बीच में नेट डिस्टर्ब हुआ होगा, तो आप जी होस्ट हो, आप ध्यान रखिए, ठीक है। जी, ठीक है। प्रणाम। जी। वंदना मैम, रुद्राष्टक किसकी बारी है आज? मोनिका मैम। मोनिका मैम करेंगे। मोनिका मैम कर दीजिए। जी जी। मैम मैम ड्राइव कर रही थी एक्चुअली। मैं एक बार साइड में है तो गाड़ी लगा के बोलती हूँ। जी एक मैम, मिनट। जी मैम। जी मैम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशिमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्
मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् तयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। मोनिका मैम आप एक काम करिए, इतना सुंदर आप गाती है ना मोनिका मैम, आप इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दीजिए ताकि कभी आप अवेलेबल ना हो तो हम सुन सके। इट्स माय जी मैम। जी मैम मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन। पाठ कर दीजिए, टाइम हो गया है। चलो सर आप ही कर दीजिए प्लीज। जी मैम। ओम देवं शांतिरंतरिक्ष देवं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति सर्वदेवं शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जी मैम। थैंक यू सरोज सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू अंजना मैम, सभी लोग। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी। शुभ हो। जय धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।